डॉक्टर कफील खान हमारे देश के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ने वाला शख्स है। इसलिए उसको आज 12वीं तारीख सुनवाई के लिए आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से भी आग्रह करता हूं, मत घबराओ। डॉक्टर कफील खान देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। डॉक्टर कफील खान अगर बाहर आएगा, बच्चों का विशेषज्ञ है, बच्चों के उपचार के विषय में अगर आपको जानकारी हो, पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार ने BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उस कमी की आपूर्ति के लिए निजी तौर पर डॉक्टर कफील खान ने प्रयास किया। वहां 33 बच्चों की जान चली गई थी और निजी प्रयास करके और बच्चे जिनकी जान जा सकती है उनकी जान बचाई, ये अपराध किया। आपको मालूम है कि ये मीडिया में बात उजागर हुई थी और प्रतिष्ठा का सवाल बनाया योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुम्हारे को, और फिर फर्जी मुकदमे में उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर की चोरी के मामले में जेल में डाला गया। 7 महीने जेल में रहे निर्दोष कफील खान और उसके बाद बाइज्जत बरी हुई। एक बड़ी कमेटी बनाई योगी आदित्यनाथ ने, उस कमेटी ने उन्हें कहा कि ये बाइज्जत बरी कर दी जाती है। दूसरी बात, 2019 में आपको मालूम हो चमकी बुखार जो आया था, जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने गजेंद्र जी स्वयं बिहार पहुंच करके, जहां 155 बच्चों की तब जान चली गई थी, चमकी बुखार से बच्चों को बचाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो देश में बाल विशेषज्ञ हैं, बच्चों के बचाने के लिए काम करते हैं, डॉक्टर कफील खान, वो हमारे देश में आज की तारीख में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है उनको सरकार की तरफ से। जो आज हमारे देश में बाबा साहब की अध्यक्षता में बने संविधान की आत्मा, धर्मनिरपेक्षता की हत्या की जा रही है, जो विभाजनकारी कानून बनाया गया, उसको बचाने की आवाज उठाने के लिए हमारे देश के 137 करोड़ आबादी, 135 करोड़ से ज्यादा आबादी है आज की तारीख में, उसकी नागरिकता को छीनने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले डॉक्टर कफील खान जेल में है। और देश को खतरा किन लोगों से नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको। DSP देवेंद्र सिंह हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ राजधानी दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहा था। 11 जनवरी को गिरफ्तार हुआ और 19 जून को उसकी जमानत हो गई, क्योंकि वो देश के लिए खतरा नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की जमानत हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। 2001 में 13 दिसंबर को संसद पर जो हमला हुआ, हमला कराने वाले मसूद अजहर जो भारत की जेल में बंद थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 3 आतंकवादियों को कंधार पहुंचाया गया था और से जैश ए मोहम्मद का गठन किया पाकिस्तान के अंदर। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। और अफजल गुरु जिसको फांसी की सजा दी गई थी संसद पर हमले के मामले को लेकर के, मैं आप सब देशवासियों को बताना चाहता हूं, अफजल गुरु ने तब नाम लिया था कि एक DSP देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह ने किस तरीके से उसे मारा, पीटा, विवश किया ताकि वो अजहर मसूद के लोगों को दिल्ली ला करके दिल्ली में कमरे की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था करा पाए, उनको मार्गदर्शन कर सके। और देवेंद्र सिंह का नाम तब उजागर हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आतंकवादी को संघ की सरकार ने कंधार पहुंचाया था, उसी आतंकवादी के साथ में देवेंद्र सिंह के संबंध हैं और उन्हीं संबंधों के कारण 2001 में संसद पर हमले का सबसे बड़ा अगर मास्टरमाइंड मसूद अजहर है, तो उसको कामयाब कराने का षड्यंत्र करने वाला देवेंद्र सिंह है। वही देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में 2019 में 14 फरवरी को जो हमारे 40 जवानों की हत्या हुई, वहां ड्यूटी पर तैनात था, उसी देवेंद्र सिंह को जिसके अफजल गुरु ने जिसके नाम का जिक्र किया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में उसे राष्ट्रपति के पुरस्कार से नवाजा गया। ये बात भी मैं आप देशवासियों को बताना चाहता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की जेल में बंद आतंकवादी को कंधार से पाकिस्तान पहुंचाने के लिए और पाकिस्तान में जो हमला करने की संसद पर योजना बनाई, उसको कामयाब कराने के लिए देवेंद्र सिंह का सहयोग करना और देवेंद्र सिंह को भाजपा RSS की सरकार का पुरस्कार देना, तीनों को जोड़ता है।
हमारे देश के लिए देवेंद्र सिंह खतरा नहीं है, जिसने संसद पर 2001 में हमला करवाया। हमारे देश के लिए देवेंद्र सिंह खतरा नहीं है, जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए, आतंकी वारदात देने के लिए 26 जनवरी को दिल्ली पर पहुंच रहा था। हमारे देश के लिए देवेंद्र सिंह खतरा नहीं है, जो पुलवामा में भारत सरकार के इशारे पर आतंकवादी वारदात करवा करके हमारे 40 जवानों को मरवा दिया। हमारे देश के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके साथ सौदाबाज करता है, उसका पार्टनर है, साझेदार है शौर्य डोभाल। और शौर्य डोभाल कौन है? शौर्य डोभाल जो पाकिस्तानी के साथ मुनाफाखोरी का धंधा करता है, उसका पिता अजीत डोभाल हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी और मुनाफाखोरी करने वाला का बाप हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का जिम्मेदार अधिकारी है, वो हमारे देश के लिए खतरा नहीं है। हमारे देश के लिए खतरा है डॉक्टर कफील खान, क्योंकि वो बच्चों को बचाता है। जिन बच्चों की ऑक्सीजन छीन लेती है संघ की सरकार, उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है। चमकी बुखार से हर साल बच्चे मरते हैं, कभी कहेंगे लीची से मर गए, कभी कहेंगे इससे मर गए। मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूं, चमकी बुखार से कोई भी खाते पीते घर का बिहार में नहीं मरता है बच्चा। मैं खाते पीते घर के बच्चों का दुश्मन नहीं हूं, मैं चाहता हूं कोई बच्चा न मरे। जितने भी बच्चे वहां मरते हैं चमकी बुखार से, वो सब के सब कुपोषण के शिकार हैं। उनको बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान वहां जाते थे। डॉक्टर कफील खान हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। वो 20 जवान जिन्होंने 15 जून को भारत के अपनी मातृभूमि के उस हिस्से के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपना बलिदान दे दिया, जिस जमीन को, जिस हिस्से को हमारे देश का प्रधानमंत्री भारत का हिस्सा नहीं मानता है। भारत के लिए वो वफादार है, भारत के लिए वो सही व्यक्ति है जो उस हिस्से को, उस भूभाग को अपना नहीं मानता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे देश के 20 जवानों ने शहादत दी जिस भूभाग के लिए, उसको चीन की जमीन बताने वाला देश के लिए वफादार है। डॉक्टर कफील खान हमारे देश के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ने वाला शख्स है। इसलिए उसको आज 12वीं तारीख सुनवाई के लिए आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से भी आग्रह करता हूं, मत घबराओ। जिन्होंने हमारे देश के ईमानदार जज जस्टिस लोया को निपटाया है, जिन्होंने हमारे देश के ईमानदार आईपीएस संजीव भट्ट को फंसाया है, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठे तब के मुख्य न्यायाधीश अरुण गोगोई को बलात्कार के मामले में लपेटवाया है, आज वो वहां सुनीता यादव गुजरात में उसे धमका रही, वो बहादुर लड़की डटी हुई है। मैं जजों से आग्रह करना चाहता हूं, उससे प्रेरणा लो, उस बहादुर बालिका से। मैं जजों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो बहादुर आईपीएस जो मणिपुर में पूरी सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लड़ रही है, वो सुनीता यादव जो लड़ रही है गुजरात की व्यवस्था के खिलाफ, और डॉक्टर कफील खान जो लड़ रहे हैं मथुरा जेल में, इनसे सबक लो। और मैं गुजारिश करता हूं आप सबों से कि अब की जो सुनवाई है, हमारे देश के संविधान की, हमारे देश के अदालत की मर्यादा और उस खास करके जजों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए निर्दोष डॉक्टर कफील खान को आप सब रिहा करेंगे, ये उम्मीद मैं, ये आग्रह मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों से करना चाहता हूं। और किस तरीके का अपराध मुक्त की बात करते हैं, जिस योगी आदित्यनाथ के राज में जेल में भेजा गया है, योगी आदित्यनाथ पर दंगे फैलाना, कब्रिस्तान पे कब्जा करना, जान से मारने की धमकी देना, जान से मारने का प्रयास करना, और मैं कह रहा हूं कि 5 बड़े मामले हैं गजेंद्र जी, जिनमें अगर ईमानदारी के साथ में अगर सुनवाई होती है और उसकी पैरवी होती है, तो योगी आदित्यनाथ सजाए मौत के हकदार हैं। तो दूसरी बात, तड़ी पार रह चुके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो व्यक्ति है, उस पर दर्ज जो मामले हैं आपराधिक, उनमें सजाए मौत का भी गुंजाइश है। ऐसे व्यक्ति के राज में बच्चों को बचाने वाले
हर बच्चों का उपचार करने वाले, बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान के लिए संघर्ष में शामिल रहने वाले डॉक्टर कफील खान के साथ आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आप सबों से मेरा आग्रह है, आप बताइए कि देश के कौन वफादार और देश के कौन गद्दार हैं। क्या बच्चों के उपचार करने वाला डॉक्टर देश के लिए खतरनाक हो सकता है और तड़ी पार रह चुका शख्स गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके देश के लिए क्या लाभदायक हो सकता है? ये भी आपको सोचना पड़ेगा और ये भी आपको सोचना पड़ेगा। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि 8 दिसंबर 1989 को भी 5 आतंकवादियों को रूबिया अपहरण कांड के समय कश्मीर से छोड़ा गया था। तब भी गठबंधन में भाजपा की सरकार थी और तब तक कश्मीर में आतंकवादियों का इतना बोलबाला नहीं था। जो लोग कश्मीर का बड़ा हवा बढ़ाते हैं, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, प्रामाणिक तौर पर अगर ईमानदारी के साथ जांच होगी तो हमारे देश में संघ परिवार को पोषने वाले, पाकिस्तान में भेजे गए आतंकियों को पोषने वाले, पाकिस्तान में जो आतंकी छुड़वा करके भिजवाए गए इनको भिजवाने वाले, इस पूरे षड्यंत्र का हमको लगता है कि इनके टुकड़े एक ही जगह से रेगुलेट होते हैं। ये बात भी आपको सोचनी और समझनी चाहिए। धन्यवाद। और डॉक्टर कफील खान इस समय अगर जेल से बाहर होते तो मेरी उनके साथ बात हुई थी और डॉक्टर कफील खान इस समय अपनी बहुत बड़ी टीम को लेकर देश और दुनिया के मित्रों की मदद से वो बिहार में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का उपचार करने के जाने की तैयारी कर रहे थे। और अगर डॉक्टर कफील खान वहां पहुंचते बच्चों के बीच में, और बिहार में चुनाव है, डॉक्टर कफील खान इलाज करने जाते तो नीतीश सरकार की पोल पट्टी खुलती कि नहीं खुलती? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो आपका सवाल है। अभी कुवैत ने एक फैसला कर दिया, कुवैत में 15% से ज्यादा भारतीय नहीं रहेंगे क्योंकि उनको समझ आ गया कि भारत में ऐसे गद्दार भी रहते हैं जो अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और उसकी परिणति यह होने वाली है 8 लाख भारतीय जो कमाई करके कुवैत से भारत भेज रहे थे उनको कुवैत वापस भेजने वाला है। मैं आपके माध्यम से एक बात और, जो आपने सवाल किया, न केवल डॉक्टर कफील खान को जेल में, अभी आपको मालूम है कि नेपाली मूल का एक नागरिक, उसको इनके आतंकवादियों ने गंजा किया। बनारस में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री जाने वाले राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की पूजा के लिए, और उससे पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके गुंडों ने एक नेपाली मूल के नागरिक को नंगा किया, उसके सर पर जय श्री राम लिखवाया। और उसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तालिबानी, ये आतंकवादियों का अगर ये दस्तूर नहीं है तो ये और कौन सा तरीका है? तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जय श्री राम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले, मुसलमान बोल करके डॉक्टर कफील को सताने वाले और तड़ी पार रह चुके शख्स से लेकर बंजारा, इन सब लोगों को न्यायप्रिय तरीके से काम करने वाले संजीव भट्ट को फंसाने वाले और तड़ी पार को सजा सुना सकते थे जस्टिस लोया को निपटाने वाले, आज सुनीता यादव से लेकर सबको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। आप सब लोगों से मेरा गुजारिश और आग्रह है, ये सच्चाई जो मैंने आपके सामने रखी है इसको आप दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। सवाल उठता है कि कोई भी बड़ा वकील डॉक्टर कफील खान के साथ खड़ा नहीं हो रहा, ना कोई केस ले रहा सर। नहीं, ये जो सवाल है गजेंद्र जी आपका, मैं उस परिवार के साथ में जुड़ा हुआ, मेरा संवाद रहता है। ऐसा बिल्कुल आप ये जो अफवाहें उड़ रही हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, हम गंभीरता के साथ बात करते हैं। मैंने एक सवाल किया था, उस परिवार ने कहा कि हमारे पास मौजूद वकील हैं और काबिल वकील हैं, ऐसा कोई मामला बिल्कुल नहीं है। ये मामला ये नहीं है, आप 12वीं तारीख पढ़ी है, पिछली 11 तारीखों पर मैं आप सब लोगों से कहना चाह रहा हूं, जो डॉक्टर कफील की पैरवी करने वाले वकील हैं, जो उन्हें कमतर आंक रहे हैं, उन सबों से मैं बताना चाहता हूं, अदालत में बैठे जजों की नीयत पर भी मुझे शक और शंका हो रही है। आप वकील की काबिलियत पर सवाल मत खड़े कीजिए। डॉक्टर कफील निर्दोष, उस पर कोई मुकदमा नहीं है। डॉक्टर कफील पर मुकदमा बना था भड़काऊ भाषण देने का, और भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉक्टर कफील को सीजेएम की अदालत से जमानत मिल चुकी थी। जमानत पर रिहा नहीं किया गया, 3 दिन उन्हें जेल के अंदर रखा गया और 3 दिन बाद उनके ऊपर फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लगाया गया। हम हैरान है। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को पैरवी अगर ईमानदारी से अगर हो पूरे मामलों की, उसको सजाए मौत हो सकती है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो फेक इनकाउंटर कराने का एक्सपर्ट रहा, वो गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा, इस मामले में जेल में रहा, वो गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। जिस व्यक्ति ने, जिसका 56 इंच का सीना नकली,
जिसकी डिग्री नकली, जिसकी राष्ट्रीयता नकली, जिसका मैं कहता हूं अखंड भारत की बात नकली, जिसकी देशभक्ति नकली, क्योंकि चीन के साथ खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर कफील खान तो चलते फिरते हैं, हमारे देश के सरदार पटेल, देश के आजादी के नायक, जिन्होंने सबसे पहले चीन को गद्दार बताया था और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। ये संघ परिवार की सरकार ने उनके मृत्यु के कई दशक बाद उनको एक बड़ी सजा दी। गजेंद्र जी, चीन से मंगवाया, उनका पुतला मंगाकर खड़ा कर दिया, कहते हैं सबसे बड़ा पुतला, लेकिन मेड इन चाइना है। आपको मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर कफील खान तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने सरदार पटेल को चीन से पुतला मंगाकर सजा देकर खड़ा कर दिया, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं अदालत में बैठे जजों से भी आग्रह करना चाहता हूं, जितना आप लेट लतीफ करेंगे जग हंसाई होगी आपकी, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, डॉक्टर कफील खान निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। जितना मर्जी आप सब लोग प्रयास कर दो, लेकिन संघ के परिवार के लोग बेनकाब हो चुके हैं। चाहे वो चीन से सरदार पटेल की मूर्ति मंगाने का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर कफील खान को फंसाने का मामला हो, चाहे जस्टिस लोया को निपटाने का मामला हो, संजीव भट्ट को फंसाने का मामला हो, और अभी ड्रग्स माफिया को वीरेंद्र सिंह मणिपुर के इनके मुख्यमंत्री के द्वारा बचाने का जो प्रयास किया जा रहा हो, इन सबों के लेकर के, और जहां हमारे जवानों ने शहादत दी उस जमीन को चीन की बताने वाला, ये सब बेनकाब हो चुके। आखिरी बात मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूं, आप सब लोग इस वीडियो को इतना आगे पहुंचाएं और बताएं नरेंद्र मोदी, जब तक नरेंद्र मोदी ये नहीं बोलता है कि जिस जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है कब तक और वो जमीन भारत की है,